हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज हम मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत और हमारा टॉपिक भी है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत को हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के आधार पर आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से हैं। प्रबंध के सिद्धांत को फ्योल ने 14 सिद्धांतों के आधार पर बताया है। इसके 14 सिद्धांत हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये कौन कौन से सिद्धांत हैं और फ्योल ने इन 14 सिद्धांतों को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसका विस्तार किया है। चलिए आइए जानते हैं। हेनरी फ्योल के परिचय सबसे शुरू हम देख लेते हैं। नाम हेनरी फ्योल, जन्म 1841, मृत्यु 1925, नागरिकता वो फ्रांस के थे नागरिक। लेखन 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनका प्रथम लेखा पुस्तक था जो मैनेजमेंट के ऊपर था। तो ये क्या था, हेनरी फ्योल का परिचय। तो अब हम देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत से आशय किसी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती हैं। इनका पालन करते हुए कार्य संपन्न करने में काफ़ी सुविधा होती है, अतः इन्हीं परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। किसी भी कार्य को नियम, ढंग व उसके परंपराओं के अंतर्गत अगर हम उस कार्य को संपन्न करते हैं तो यह हमें जिस प्रकार से उस नियम के आधार पे हम जो कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है, उसका सिद्धांत कहलाता है, उसका नियम कहलाता है। किसी भी कार्य को उसके सिद्धांत के आधार पे, उसके नियम के आधार पे करना चाहिए। फिर है आपका फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। आइए जानते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है आपका श्रम विभाजन का सिद्धांत। विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन करना एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है। चूँकि किसी भी उपक्रम में समान क्षमता वाले कर्मचारी नहीं होते, अतः कर्मचारी व मजदूरों को उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य का युक्ति संगत विभाजन करना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो कार्य जिसके कार्य के अनुरूप है वह कार्य उनको सौंप देना चाहिए। अगर हम उसके हिसाब से कार्य श्रम को विभाजन कर दे तो जो कर्मचारी व मजदूर हैं उनको अपने अपने कार्य को करने में सरलता होगी। फिर है उस आपका दूसरा अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, अर्थात अधिकारों को दायित्वों तथा दायित्वों को अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे उसे अधिकार अवश्य देना चाहिए, जिससे वह अधिकारियों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करवा सके। इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करता है कि हाँ मैं यह कार्य कर लूँगा, यह मेरा दायित्व है, लेकिन उसको उस दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है और उस अधिकार को जब वह अधिकार उसे मिल जाता है तो वह अधिकार उसे इस प्रकार से दिया जाए कि वह उस कार्य को करने में उस अधिकार का उपयोग कर सके और वह उस अधिकार का उपयोग कर वह जो कार्य कर रहा है उसको श्रेष्ठ रूप दे सके। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे उसे अधिकार अवश्य देना चाहिए, जिससे वह जो कार्य है और उसमें किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है वह करवाने में वह सफलता प्राप्त करे और कार्य को श्रेष्ठ रूप से करके दे सके। फिर है आपका तीसरा अनुशासन का सिद्धांत। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ कुछ नहीं, अतः श्रेष्ठ कार्य एवं परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिए। जहाँ अनुशासन हो इस हेतु अवश्य नियम, कानून व दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण अच्छा होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वहाँ अनुशासन का होना अति आवश्यक है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो वह कार्य अच्छे रूप से किया जा सके, इसकी आशा हमें नहीं रखनी चाहिए। और अगर वह अनुशासन में कानून का
दंड का ये सारे प्रावधान उसमें होने चाहिए तभी। और इसका मेन यह है कि यहाँ पे जो पर्यवेक्षक है, जो उन लोग को पर्यवेक्षक कर रहे हैं, वह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये जो 3 थे वो क्या थे, अभी प्रबंध के सिद्धांत थे। अभी हमने 3 ही देखे हैं, आगे हम और देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत में क्या है। चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए, क्योंकि अनेक अधिकारियों के आदेश भी अलग अलग होंगे। ऐसी दशा में कर्मचारी किस आदेश का पालन करे, यह दुविधा की स्थिति होती है। यह स्पष्ट देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है उसे एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, क्योंकि जब अनेक अधिकारियों से उसको आदेश मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके जो आदेश भी होंगे वो अलग अलग होंगे, जिससे जो कर्मचारी है उसको कार्य करने में दुविधा हो सकती है और वह अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने में संपन्न नहीं हो पाएगा, उसे कष्ट होगा और वह अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। पांचवा आपका निर्देश की एकता का सिद्धांत। कार्य के दौरान कर्मचारी को किसी एक ही निर्देशक से निर्देश मिलना चाहिए ताकि उस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। एक से अधिक निर्देश की स्थिति में कार्य में रुकावट आती है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी है उसे एक ही निर्देशक से निर्देश मिलना चाहिए कि वह उसी के एक ही निर्देशक के आधार पे वह कार्य कर सके। अगर अनेकों या फिर अलग अलग प्रकार के जो निर्देशक रहेंगे, जो कार्य का निर्देश देने वाले रहेंगे, अगर उनके आधार पे वह करेंगे तो निर्देशक के निर्देश भी अलग अलग होंगे और जो निर्देशक है, जो कर्मचारी है, उसे कार्य करने में दुविधा उत्पन्न हो सकती है और उसे कार्य करने में रुकावट भी आ सकती है। इसीलिए किसी भी कर्मचारी को अगर कोई भी निर्देश दे रहा है तो वह एक ही निर्देशक हो और उसी निर्देश के आधार पर कार्य संपन्न किया जाए। छठवां है आपका सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। फियोल का मानना है कि संगठन में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य या सामूहिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामान्य हितों में व्यक्तिगत हित निहित रहते हैं। फियोल ने कहा है कि संगठन में एक व्यक्ति के हित की अपेक्षा हमें जो सामूहिक हित में, मतलब जो सामूहिक रूप से व्यक्तियों को हित हो, ऐसे कार्यों पे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामान्य हितों में व्यक्तिगत हित, सामूहिक हित में हर एक व्यक्ति का हित शामिल रहता है। ये आपका छठवां है। फिर हम देखते हैं सातवां, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। अच्छे कार्य के लिए अच्छा पारिश्रमिक अत्यंत आवश्यक है। इससे कर्मचारियों में कार्य करने के प्रति लगन एवं उत्साह में वृद्धि होती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक उनके कार्य के अनुरूप देना चाहिए, जिससे कि उन्हें खुशी भी होती है और वह अपने कार्य को लगन के अनुसार, उत्साह के आधार पर पूर्ण रूप से करते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अच्छी मजदूरी सदैव लाभप्रद होती है। फियोल ने कहा भी है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर व भुगतान पद्धति संतोषप्रद होनी चाहिए। यदि भृति भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे। इस हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति श्रेष्ठ होगी। फिर है आपका आठवां, केंद्रीयकरण का सिद्धांत। बड़े उपक्रमों में विकेंद्रीकरण विधि को अपनाना आवश्यक हो जाता है, जबकि छोटे व्यवसाय हुए केंद्रीयकरण की नीति श्रेष्ठ हो सकती है। अतः परिस्थिति व स्वभाव के अनुकूल केंद्रीयकरण का विस्तार करना चाहिए। अतः परिस्थिति व स्वभाव के अनुकूल केंद्रीयकरण का विस्तार करना चाहिए। नौवां है आपका व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि सामग्री, मशीन व कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कौन देगा, औजार कहाँ रहेगा, उसे कब व कौन संचालित करेगा, कौन कर्मचारी किस स्थान पर कार्य करेगा आदि की एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत में यही बताया जा रहा है कि एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री को कहाँ से, कब, कौन देगा, औजार कहाँ रखा जाएगा, इन सब का एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से कार्य करने का नियम होना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी को
कार्य करने में सुविधा होगी और कर्मचारी जो रहेगा उसका स्थान पर कार्य करेगा यदि आदि की एक निश्चित, मतलब वो बोल रहा है कि एक व्यवस्था का निश्चित रूप होना चाहिए जिसके आधार पर कार्यों को, सामग्री को, सबको एक निश्चित रूप दिया जा सके और कार्य को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से किया जा सके। 10वां, समता का सिद्धांत। कर्मचारियों से समानता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों से सद्भाव, विश्वास, न्याय, उदारता की नीति अपनानी चाहिए। इससे संगठन में शांति बनी रहती है। वह कर्मचारी पूर्ण निष्ठा तथा लगन से कार्य करते हैं। समता का सिद्धांत में समानता का सिद्धांत, किसी से ऊंच नीच, भेदभाव और सब में प्रेम, विश्वास, इन सब की जो समानता है वो बनी रहनी चाहिए, जिससे कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी पूर्ण निष्ठा से तथा लगन से अपने कार्य को पूर्ण रूप देते हैं। 11वां, स्थायित्व का सिद्धांत। फ्योल ने कहा है कि कार्य की अवधियों कर्मचारियों में अपनी सेवा, नौकरी के प्रति स्थायित्व और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको अपने कार्य, अपनी नौकरी के प्रति स्थायित्व और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए कि उनका जो नौकरी है, उनका जो कार्य है वो स्थायी है और वो सुरक्षित है। उस फर्म में, उस उद्योग में जो भी वो कार्य कर रहे हैं, तभी जो कर्मचारीगण हैं वो अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और माइंड फ्रेश हो करके, मतलब मानसिक रूप से किसी प्रकार से तनाव नहीं होना चाहिए। और अगर उनको यह दिलासा, उनको यह वादा कर देंगे कि उनका जो नौकरी है वो स्थायी है और वो सुरक्षित है इस फर्म में, तो वो जो अपना कार्य वो क्या करेंगे, पूर्ण निष्ठा के अनुसार से करेंगे। 12वां है आपका पहल शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को प्रत्येक कार्य को सोचकर योजना बनाने के लिए पहल करना चाहिए तथा आवश्यक सूचना देने के लिए प्रबंधन द्वारा अधिकार देना चाहिए। 13 है आपका पदाधिकारियों में संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। कर्मचारी व अधिकारियों के संगठन में एक स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए। इससे अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लंघन होने का भय रहता है तथा एक टीम भावना से कार्य संपादित किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लंघन होने का भय नहीं रहता तथा जो एक टीम है वो भावना से कार्य करता है, संपादित करता है, किंतु शीघ्र निर्णय लेने या अन्य विषम परिस्थितियों में इस श्रृंखला को तोड़कर निचले स्तर पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अभी 3 इसके सिद्धांत देख लिए, 13 सिद्धांत देख लिए और अब 14 है सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। इसमें आपसी सहयोग व सहकारिता की भावना से कार्य करने पर बल दिया जाता है। मैं आई के स्थान पर हम वी के सिद्धांत को अमल में लाना चाहिए। इसमें सहयोग और सहकारिता की भावना के आधार पर कार्य करना चाहिए। सिर्फ अपने स्वयं को नहीं बल्कि सभी को लेकर के यह कार्य या सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इसमें मैं का कोई स्थान नहीं है, इसमें हम का ही स्थान है और इसी सिद्धांत को हमें अमल करते हुए प्रबंध के सिद्धांत को पूर्ण रूप से करना है। और उसके जो 14 सिद्धांत हैं ये फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत हैं। तो इन 14 सिद्धांतों के आधार पे हम प्रबंध के सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ और जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है अभी प्रबंध के सिद्धांत का, उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसकी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू।